हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 19 फर्स्ट ईयर। बेटा क्या हाल है आप लोगों का? आज का अभी सारे बच्चे नहीं आए। बेटा आ जाओ जल्दी से, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक ठाक तो बेटा सब लोग? ओके बेटा, अल्लाह ताला से आप सब लोगों को हिफाजत में रखे। अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने आज आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और लास्ट चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस का। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा और उसके बाद फिर आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो लास्ट जो चैप्टर है इसमें हम लोग थोड़ा सा सिलेक्टिव पढ़ेंगे। ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट से रिलेटेड आप लोगों का चैप्टर है। आप लोगों ने इसमें डिफरेंट वो एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ी होंगी, जिसमें हमारे पास है ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इससे रिलेटेड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, इससे रिलेटेड आप लोग टॉपिक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो आज जो है हम टोटल 3 मेरे ख्याल में इस चैप्टर के आप लोगों के लेक्चर्स होंगे। इसमें हम लोग जो आज जो है वो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन बेसिकली थोड़ा सा लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसके 2 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट्स जो है, इसमें ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट्स क्या हैं, किस वजह से होते हैं। ठीक है, और एक खास टर्म इनके लिए यूज़ होती है जिसको हम टेराटोलॉजी कहते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टेरेटोजेंस क्या होते हैं जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है मेन, मतलब हम बर्थ डिफेक्ट्स को किस में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा फिर हम लोग बर्थ डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, कॉजेज़ को थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह जो मेन चीज़ होगी वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे सब बच्चे हम स्टार्ट करें। ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, मेन आपका आज का जो टॉपिक है। अच्छा, बर्थ डिफेक्ट्स जिनको आप लोगों ने एनॉमलीज का भी नाम दिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ एम्ब्रियोलॉजी में डिफरेंट एनॉमलीज के नाम से भी पढ़ा होगा। इनको हम सिंपली बर्थ डिफेक्ट्स के नाम भी देते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, और ये बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, इनको हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। अच्छा, ये बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं लीडिंग कॉज होते हैं ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी के। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी की लीडिंग कॉज है। और इसमें जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो आप लोगों के पास स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं। आगे हम लोग फर्दर जब हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कौन से स्ट्रक्चरल में, कौन से फंक्शनल में आते हैं, इसी तरीके से। तो बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो आप लोगों के पास स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, मेटाबॉलिक, बिहेवियरल या फिर हेरिडिटरी, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। तो बर्थ डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है फॉर बर्थ डिफेक्ट्स, जो कि आप किस बेस पे लेते हो कि इनटू द टेक्स इनटू द कंसिडरेशन द टाइम ऑफ द ऑनसेट ऑफ द इंजरी। सबसे पहले आप टाइम ऑफ द ऑनसेट ऑफ जो डिफेक्ट है उसको देख रहे हो, उसकी पॉसिबल कॉज देख रहे हो और पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो हम इस लिहाज से इसको क्लासिफाई करेंगे, जो आप लोगों की बुक में बताया हुआ कि फ्रॉम दी टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ इंजरी के हिसाब से आप लोग इसको कैसे देखोगे, उसके बाद उसकी पॉसिबल कॉजेज के हिसाब से कैसे देखोगे, और पैथोजेनेसिस। ठीक है, ये जो है इसकी आजकल जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोग इस तरीके से देखते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको बर्थ डिफेक्ट्स को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म जो है टेराटोलॉजी, जो आप लोगों की यूज़ होती है, वो हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टेराटोलॉजी बेसिकली ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी में आता है। ठीक है, इसमें आप लोग बेसिकली क्या इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो, कंसर्न विद दी प्रोडक्शन, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड दी क्लासिफिकेशन ऑफ मेल फॉर्म एम्ब्रियोज एंड फीटसेस। ठीक है,
इसमें जो मेल फॉर्म्ड एम्ब्रियोस और फीटसेस जो है, जो आप लोगों के पास एबनॉर्मल फीटसेस आते हैं, उनकी बेसिकली आप लोग उनकी से रिलेटेड उनकी जो है वो प्रोडक्शन डेवलपमेंटल एनाटमी और क्लासिफिकेशन देखते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है टेराटोलॉजी में कि बेसिकली जो सर्टन स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की आर मोर वल्नरेबल टू डिस्ट्रक्शन देन अदर्स। अच्छा, इसमें बेटा बेसिक क्या बताई हुई कि जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली एक खास टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द फीटस या एम्ब्रियो, जिसमें जो है जो डिफरेंट कॉजेज हैं बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करने की, वो इफेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से इफेक्ट्स जो हैं बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो कॉज होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक एक डेवलपमेंटल पीरियड होता है, वो हम आगे देखिए कौन सा जो है पीरियड है जो खास होकर स्पेसिफिक है फॉर दिस बर्थ डिफेक्ट्स, जिसमें बर्थ डिफेक्ट्स जो फीटस है वो मोर वल्नरेबल है टू डिफेक्ट्स, और कौन से पीरियड में जो है वो उसमें वो लेस सेंसिटिव है इन डिफेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो टेराटोलॉजी में सबसे पहले हम लोग एक और टर्म यूज होती है टेराटोजेंस, ठीक है। टेराटोजेंस हम किसको कहते हैं? टेराटोजेंस हम उन एजेंट्स कहते हैं जिसमें हमारे पास ड्रग्स आ सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, रेडिएशंस, ये सारे के सारे जो भी एजेंट्स हैं जो कि डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं, ठीक है, जो कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी या डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, उनको हम टेराटोजेंस का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ड्रग्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, रेडिएशन, ये सारी के सारे जो भी चीज़ें होंगी ये हमारे पास टेराटोजेंस में आएंगी, ठीक है। अब टेराटोजेंस का इफेक्ट जो है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? मैटरनल और फीटल जीनोटाइप पे, ठीक है। उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा हमारे पास स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन द एक्सपोजर अकर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेज पे एक्सपोजर हुआ है, ये जो है मेन पॉइंट, इस पे ये डिपेंड करता है। इसके बाद डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ द एजेंट, ठीक है। अगर कोई ड्रग है तो उसकी कितनी डोज है जिसने इफेक्ट किया है, बैक्टीरिया, वायरस है तो उसकी ड्यूरेशन, एक्सपोजर ऑफ द एजेंट की ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें रोल प्ले करती हैं इन दी डेवलपमेंट ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स में, ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो की पॉइंट्स हैं जिसके मुताबिक आप लोग इसकी जो टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द जो इंजरी, उसके मुताबिक हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट मेजर मेलफॉर्मेशन जो होती हैं यानी बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ये आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें जो है मेलफॉर्मेशन जो होती है मेजर वो प्रोड्यूस होती है। तो वो ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस है। एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड कौन सा पीरियड है जो कि जिसको हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक पीरियड का भी नाम दिया था। तो ये बेसिकली टेराटोजेनिक पीरियड भी कहलाता है और ये 3 to 8 वीक्स तक के दरमियान का पीरियड होता है, ठीक है। तो मेजर जो मेलफॉर्मेशन होती हैं वो जो पीरियड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस यानी ऑर्गन फॉर्मेशन जब हो रही होती है फीटस की, तो उस वक्त ये मेजर मेलफॉर्मेशन होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और इस वजह से इसको हम टेराटोजेनिक पीरियड भी कहते हैं। और ये पीरियड आप लोगों ने याद रखना है 3 to 8 वीक्स के दरमियान में, ठीक है। तो ये हाईली सेंसिटिव पीरियड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बर्थ डिफेक्ट, ठीक है। अब इससे पहले का जो पीरियड है बिटवीन फ्रॉम बिफोर द 3rd वीक, जिसको हम ड्यूरिंग द प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड से पहले जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि टेराटोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं वो या तो कंप्लीट डेथ या फिर अबॉर्शन कॉज कर देते हैं, या फिर बाय इम्पेंडिंग इम्प्लांटेशन और किलिंग ऑल द सेल्स, ठीक है। तो इससे पहले पीरियड में या तो वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते, और अगर इफेक्ट करते हैं तो वो कम्प्लीटली इफेक्ट करते हैं और डेथ और अबॉर्शन जो होते हैं वो कॉज कर देते हैं, और इसमें वो इम्प्लांटेशन को बेसिकली इफेक्ट करते हैं और किल कर देते हैं ऑल द सेल्स को, ठीक है। उसके बाद फीटल पीरियड की अगर हम बात करें, 3 पीरियड्स आप लोगों को बताए हुए, एक तो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक पीरियड है जिसको हम लोगों ने पीरियड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस का नाम भी दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है। नेचर मेलफॉर्मेशन होती है वो इस पीरियड में होती है, ठीक है, 3 to 8 वीक्स। उसके बाद जो लास्ट पीरियड है जिसको हम फीटल पीरियड का नाम दिया है, इसमें टेराटोजेंस जो होते हैं वो माइनर डिफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है, आर मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस माइनर डिफेक्ट्स। और इसमें मॉर्फोलॉजिक एंड फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस होती हैं। हम लोगों ने पीछे इनकी एब्नॉर्मेलिटीज की पढ़ी थी कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और हेरिडिटरी, सारों में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो इस पीरियड में जो है वो मॉर्फोलॉजिक एंड फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटीज पर्टिकुलरली ऑफ ब्रेन एंड आई, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे रिलेटेड आगे हम एक फ्लो चार्ट भी देखेंगे जिसमें आप लोग
देखोगे कि तीनों पीरियड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मोस्ट सेंसिटिव पीरियड जो है, जो कि मोस्ट वल्नरेबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बर्थ डिफेक्ट्स, वो हमारे पास 3rd to 8th वीक का पीरियड है, जिसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड का नाम भी देते हैं। और ये पीरियड जो है इसको हम टेराटोजेनिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें टेराटोजेंस होते हैं वो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द एम्ब्रियो। ठीक है, ये अब आप लोगों को ये सारी हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ इंजरी के अंडर जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बेटा आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा छोटा आया होगा। अगर आप लोग बुक में देखो तो इसमें आप लोगों को दिखाया हुआ है 3 पीरियड्स जो हैं वो बेटा बेसिकली एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसमें जो पहले जो है ये फर्स्ट 2 वीक्स जो है ये पीरियड ऑफ डिवाइडिंग जाइगोट, इम्प्लांटेशन एंड बायलैमिनार एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये यानी प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड है। इस पीरियड में क्या होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट पे एम्ब्रियो जो होता है ये यूजुअली सक्सेसिबल नहीं होता है टेराटोजेंस के। तो इसमें क्या होता है कि टेराटोजेंस जो होते हैं ये या तो डैमेज कर देते हैं ऑल या फिर मोस्ट ऑफ द सेल्स को, जिसकी वजह से एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, ये डैमेज, या फिर सिर्फ फ्यू सेल्स को डैमेज करते हैं। और डैमेज करने के बाद क्या होता है कि अलाउ करते हैं कॉन्सेप्टर्स को टू रिकवर एंड एम्ब्रियो को टू डेवलप विदाउट बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं इस पीरियड में हो सकती हैं। ठीक है, तो ये पीरियड कहाँ तक है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एट द फॉर्मेशन ऑफ बायलैमिनर जर्म डिस्क तक का ये पीरियड है। इसमें या तो केराटोजेंस जो है वो पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है उसके इम्प्लांटेशन पे इफेक्ट करेंगे, सारे सेल्स की डेथ कॉज कर देंगे, या फिर थोड़ा सा इफेक्ट करेंगे और उसकी इम्प्लांटेशन को होने देंगे और वो नॉर्मली इम्प्लांट करेगा विदाउट एनी बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। और इसमें अगर तो वो अफेक्ट करेंगे एम्ब्रियो को, तो इसमें डेथ ऑफ एम्ब्रियो होगी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो होगी वो कॉमन होती है। अब आ जाए नेक्स्ट पीरियड पे। तो ये जो है बेटा हमारे पास मेन एम्ब्रियोनिक पीरियड जो कि से 8 वीक्स तक का पीरियड कहलाता है। ये पीरियड जो है इसमें जो आप लोगों को ये पर्पल सी शेड में नजर आ रहा है, ये बेसिकली शो किया हुआ है हाईली सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, हाईली सेंसिटिव पीरियड है ये। इस हाईली सेंसिटिव पीरियड में क्या होता है कि मेजर जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास मेजर बर्थ डिफेक्ट्स हैं, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है वो 3rd से लेकर 16 वीक्स तक है। इसमें मेजर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है वो कॉज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रंकस आर्टरीरियोसिस, हार्ट डिजीजेस जो है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मेंटल सेप्टल डिफेक्ट, इसका क्रिटिकल पीरियड जो है वो 3rd से 6 वीक तक है। ठीक है, इसी तरीके से जो पर्पल में जितनी भी आप लोगों को शेड दिखा हुआ है ये मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि मोस्ट क्रिटिकल पीरियड जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स वो 3rd से 8th वीक तक होता है। ठीक है, तो मोस्टली आप लोग देख सकते हो इस वीक 8th वीक तक यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही ये सारे जो है मोस्ट क्रिटिकल पीरियड है, जिसमें मेजर बर्थ डिफेक्ट्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए, स्पाइना बाइफिडा हो गया, एब्सेंस ऑफ लिम्स होगी, ये सारी की सारी जो है इस मेजर जो मोस्ट सेंसिटिव पीरियड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, तो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स होंगे इस पीरियड में प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास फीटल पीरियड है, 9 से लेकर ऑनवर्ड्स तक है। इसमें जो ग्रीन आप लोगों को शो किया है ये लेस सेंसिटिव पीरियड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफेक्ट, और लेस सेंसिटिव पीरियड टू टेराटोजेंस है, तो इसमें बेसिकली माइनर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो सीएनएस के लिए ये वाला पीरियड लेस सेंसिटिव है, इसमें माइनर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरीके से हर ऑर्गन के लिए आइज, ईयर्स, आइज, ठीक है, इसी तरीके से हर एक के लिए, पैलेट के लिए, एक्सटर्नल जेनिटलिया के लिए ये लेस सेंसिटिव पीरियड है। इसमें माइनर बर्थ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें आप लोगों के पास ये सारी ऑर्गन के माइनर जो डिफेक्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ऑनसेट के हिसाब से, ऑनसेट ऑफ इंजरी के हिसाब से आप लोगों को ये बताएगा। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ जो है, ये हम एक स्लाइड पीछे जाते हैं, मेन चीज़ यही है आप लोगों की याद करने वाली कि मोस्ट मेजर मैलफॉर्मेशन होती हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोड्यूस होती हैं। इस पीरियड को हम टेराटोजेनिक पीरियड भी कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टेराटोजेनिक पीरियड क्या है, तो वो 3rd to 8 वीक्स है। ठीक है, उससे पहले प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में या तो वो ससेप्टेबल नहीं होंगे टेराटोजन से, अगर होंगे तो वो पूरा का पूरा डेथ कॉज कर देंगे और डेथ की वजह से एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाएगी एम्ब्रियो की। ठीक है,
और फीटल जो पीरियड है इसमें माइनर बर्थ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें टेरेट्रिशंस जो होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ें जो है आप लोगों को स्टडी के हिसाब से करनी है। अब आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। कॉजेज की अगर हम बात करें तो कॉजेज के बेस पे कॉजेज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो उनको हम तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में आप लोगों ने पढ़े, इनको हम फर्दर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, और फर्दर उनकी डिटेल्स जो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो कुछ कॉज कर सकते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एग्जांपल के तौर पर ड्रग्स और वायरसेस हैं। वायरसेस की अगर हम बात करें तो वायरसेस में हमारे पास एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं रूबेला वायरस की। रूबेला वायरस जो है वो सीवियर बर्थ डिफेक्ट कॉज करता है, जैसा कि कैटरेक्ट्स हो गए और कार्डियक डिफेक्ट्स हो गए और डेफनेस, ठीक है। तो और अगर ये रूबेला इन्फेक्शन जो होगा क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में होगा, डेवलपमेंट ऑफ आईज, हार्ट एंड ईयर्स, तो उसकी वजह से ये भी ये सारी जो सिवियर बर्थ डिफेक्ट्स है जिसमें कैटरेक्ट्स, कार्डियक डिफेक्ट्स और डेफनेस है, ये चीज़ें कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है कि पीरियड कौन सा है जिस पे ये इफेक्ट कर रहा है। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स में जैसे एक सिडेटिव ड्रग्स होती है थैलिडोमाइड, ये अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में यूज होगी तो ये सिवियर लिम्ब डिफेक्ट्स और अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है, ठीक है। यानी इसमें भी पीरियड का रोल है कि ये कौन से पीरियड में अगर इफेक्ट करेगा तो उसमें ज़्यादा सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करेगा। उसके बाद मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस का मतलब है कि मैनी फैक्टर्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे इन कॉजिंग अ बर्थ डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें यूजुअली जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो दोनों कॉज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट in addition to environmental factors produce the condition, ठीक है। मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस सिंपली आप लोग कह सकते हो कि इसमें जो है वो दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो मैनी फैक्टर्स जो होंगे वो बर्थ डिफेक्ट कॉज करेंगे, और यूजुअली जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो दोनों टुगेदर एक्ट करते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स को थोड़ा सा और हम डिटेल में देख लेते हैं कि 50 to 60% जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो उनकी कॉजेज जो होती है वो अननोन होती है, ठीक है। 50 to 60% जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, अब हम लोगों ने पीछे बर्थ डिफेक्ट्स कॉजेज कर ली, जिसमें जेनेटिक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस है। अब आगे मैंने बताया कि जो 50 to 60% है उनमें कॉज होती है वो अननोन होती है, ठीक है। और डिफेक्ट्स होते हैं वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। और अगर एन इंडिविजुअल कैन हैव अ सिंगल बर्थ डिफेक्ट, जैसा कि क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट लिप का मतलब है कि गैप अपर लिप में हो गया, और या फिर मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स में हमारे पास क्लेफ्ट लिप के साथ क्लेफ्ट पैलेट भी आ सकता है। यानी एक तो अपर लिप में गैप होगा, दूसरा जो रूफ ऑफ द माउथ है जिसको हम पैलेट का नाम दे रहे हैं उसमें भी एक गैप होगा, ठीक है। तो मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स में सिंगल बर्थ डिफेक्ट में खाली क्लेफ्ट लिप, ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, खाली क्लेफ्ट लिप आ सकता है, और मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स में क्लेफ्ट लिप के साथ क्लेफ्ट पैलेट भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये दोनों एसोसिएटेड हो सकते हैं बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन, हार्ट एंड किडनीज के, ठीक है। तो 50 to 60% जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं उनमें कॉज जो है वो अननोन है। डिफेक्ट्स जो होंगे वो सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, और मे हैव अ मेजर और माइनर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। उनकी मेजर क्लिनिकल या माइनर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकती है। अगर सिंगल माइनर डिफेक्ट्स होंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 14% ऑफ द यूनिट्स में सिंगल माइनर डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है कि डिफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स जो हैं आर ऑफ नो मेडिकल सीरियस मेडिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती हैं, लेकिन ये इंडिकेट कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड मेजर बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा फाइंडिंग ऑफ ए सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी नॉर्मली दो होती हैं तो उससे क्या होता है कि आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉसिबल कार्डियोवास्कुलर या फिर रेनल एनोमलीज हो सकती हैं, ठीक है। 90% of the infants with 3 or more minor defects also have one or more major defects. अब 90% जो infants होंगे जिनमें 3 या उससे ज़्यादा minor defects होंगे तो उनमें एक या उससे ज़्यादा major defects भी होंगे, ठीक है। तो of the 3% born with clinically significant defects, multiple major defects जो होते हैं वो उनमें 0.7% होते हैं, और ये मोस्ट ऑफ ये infants होते हैं वो डाई कर जाते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से अगर हम बात करें मेजर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आर मच मोर कॉमन इन यंग एम्ब्रियोज में। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जो होते हैं वो यंग एम्ब्रियोज में ज़्यादा कॉमन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम और उनमें से भी ज़्यादातर जो है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 वीक्स, ठीक है। और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज इनमें जो अबॉर्टेड एम्ब्रियोस हैं इनमें 50 to 60% जो होंगे उसमें आप लोगों को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होंगी वो मिलेंगी, ठीक है। ये एक पाई चार्ट बेटा आप लोगों को दिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को कॉजेज जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स की दिखाई है कि 50 to 60% जो है वो अननोन एटियोलॉजी की वजह से हो सकती हैं। 20 to 25% मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस, जिसमें आप लोगों के पास मैंने आप लोगों को बताया था कि एनवायरमेंट मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, और कम्बिनेशन, और इसमें क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स होते हैं, इनके दोनों फैक्टर्स के अलावा वो भी इन्वॉल्व हो सकती है और वो फिर कंडीशन कॉज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ जो है वो 6 to 7% है। म्यूटेंट जीन्स जो हैं इफेक्टेड कोई जीन वो 7 to 8% है, और उसके बाद एनवायरमेंटल एजेंट्स जो हैं वो 7 to 10% है, ठीक है। फ्लो चार्ट आप लोगों को आगे बताया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं बर्थ डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट्स अब हम लोगों ने डिटेल में ये हमारे टॉपिक्स हैं दो, एक तो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स और उसके बाद बर्थ डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये हम लोग मेन हेडिंग के अंडर जो है ये फर्दर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बर्थ डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स से जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं ये न्यूमेरिकली अगर हम बात करें आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। म्यूटेंट जीन्स जो होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल द डिफेक्ट्स होती हैं वो कॉज करती हैं, और एनी मैकेनिज्म जिसमें माइटोसिस और मियोसिस है ये मैल फंक्शन हो सकता है। क्रोमोसोमल एबेरेशंस यानी एब्नॉर्मलिटीज क्रोमोसोम्स में इन 6 to 7% ऑफ द जाइगोट्स में हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मोस्ट अर्ली जो एम्ब्रियोज होते हैं एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल एम्ब्रियोज जो होते हैं वो उनकी जो होती है वो क्लेवेज जो होती है वो नहीं होती मोस्ट अर्ली, और उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो नहीं बनते, ठीक है। इन विट्रो स्टडीज ऑफ क्लिविंग जाइगोट लेस देन 5 days old have revealed a high incidence of abnormalities, ठीक है। स्टडीज में आप लोग ये बताती हैं कि क्लिविंग जाइगोट लेस देन 5 days ओल्ड उसमें हाई इंसिडेंस है एबनॉर्मलिटीज का। इसके अलावा 60% ऑफ द डे टू क्लिविंग जाइगोट्स होते हैं उनमें भी वो भी एबनॉर्मल जो होते हैं उसमें भी एबनॉर्मलिटी आप लोगों को फाइंड होती है। अच्छा, मैनी डिफेक्टिव जाइगोट्स ब्लास्टोसिस्ट एंड 3 week old एम्ब्रियोस ये सारे के सारे जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व हो जाते हैं, और इसमें अबॉर्ट होने के बाद आप लोग इनमें देखोगे कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज थी इनमें वो 50% तक हो सकती हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है क्या, अब हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं कि दो तरह की चेंजेस जो है वो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्स यानी क्रोमोसोम जो सेट ऑफ क्रोमोसोम आप लोगों को पता है होता है सेल के अंदर, तो दो तरह की चेंजेस होती हैं वो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्स में हो सकती हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मल या सिंपली आप लोग कह सकते हो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है न्यूमेरिक एबनॉर्मलिटीज और एक होती है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। तो ये दो हम लोगों ने डिवीजन की, इनको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये चेंजेस जो होती हैं ये या तो सेक्स क्रोमोसोम्स को इफेक्ट करेंगी या फिर ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स जो है जो कि अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अफेक्ट करती हैं या फिर दोनों को कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल चेंजेस हैं क्रोमोसोम्स में या एब्नॉर्मलिटीज हैं या इन्होंने बताया या तो सेक्स क्रोमोसोम्स को करेंगी, ऑटोसोम को करेंगी या फिर दोनों बोथ काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो इससे इफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब पर्सन होते हैं जो कि क्रोमोसोमल एबरेशंस विद क्रोमोसोमल एबरेशंस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज उनकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोटाइप होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसा कि उनकी एक खास किस्म की शेप साइज या कलर जो होता है स्किन का वो स्पेसिफिक होता है, सच एज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट्स विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो जो भी पेशेंट्स होंगे पर्सन होंगे जो क्रोमोसोमल एबरेशंस के साथ होंगे उनको आप लोगों को एक खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोटाइप या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने डाउन सिंड्रोम के देखे होंगे उनके एक खास किस्म की फिजिक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होती हैं स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। दे ऑफन लुक मोर लाइक अदर पर्सन्स विद द सेम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देन देयर ओन सिबलिंग्स, ठीक है। और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस रिजल्ट्स फ्रॉम अ जेनेटिक इम्बैलेंस। अच्छा, अब जेनेटिक
डिफेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे डिफेक्ट्स कॉज करते हैं, इनिशिएट डिफेक्ट्स बाय बायोकेमिकल और अदर मींस एट द सब सेलुलर, सेलुलर या फिर टिश्यू लेवल, ठीक है। अब एबनॉर्मल मैकेनिज्म जो कि जेनेटिक फैक्टर से इनिशिएट हुए हैं वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और लेस मोर और लेस सिमिलर भी हो सकते हैं टू द मैकेनिज्म्स, एबनॉर्मल मैकेनिज्म इनिशिएटेड बाय टेराटोजेंस जिसमें ड्रग्स और इन्फेक्शन आ सकती है, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर से और एनवायरमेंटल फैक्टर से जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म इनिशिएट हो रहे हैं वो मोर और लेस आइडेंटिकल या फिर मोर और लेस सिमिलर हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं क्रोमोसोम्स में, एक न्यूमेरिक होती है और एक स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्योंकि न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, इसका भी हम लोग अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और नेक्स्ट में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में फर्दर क्या क्या है। न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है कि न्यूमेरिक एबेरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम नॉन डिस्टिंक्शन, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्शन आप लोगों ने शुरू में जब आप लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और oogenesis, उसमें बेटा आप लोगों ने नॉन डिस्टिंक्शन का लफ्ज पढ़ा होगा। तो न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो बेसिकली जो मेन कॉज है नॉन डिस्टिंक्शन बेसिकली होती क्या है, एरर इन सेल डिवीजन in which there is a failure of chromosomal pair। अच्छा बेटा, न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में हम लोग बात कर रहे थे कि जो मेन कॉज है नॉन डिस्टिंक्शन है, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्शन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन में आप लोग क्या बताओगे कि एरर इन दी इन सेल डिवीजन इन विच देयर इज फेलियर ऑफ क्रोमोसोमल पेयर, या तो क्रोमोसोमल पेयर का फेलियर होगा या फिर टू क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम के टू डिसजॉइन ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो क्रोमोसोमल पेयर है या तो क्रोमोसोमल पेयर सेपरेट नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं होती इसमें क्रोमोसोमल पेयर की, या फिर ये माइटोसिस में ले लें या फिर मियोसिस 1 में ले लें, या फिर टू क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमैटिड्स की अगर हम बात करेंगे तो मियोसिस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो टू क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम टू डिसजॉइन, ठीक है, वो सेग्रीगेट नहीं होते, सेपरेट नहीं होते या डिसजॉइन नहीं होते ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस, तो इसको हम नॉन डिस्टिंक्शन का नाम देते हैं। एज अ रिजल्ट द क्रोमोसोमल पेयर या फिर क्रोमैटिड्स, उसकी वजह से क्या होगा, जब इनकी सेग्रीगेशन नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी, आप लोगों ने मियोसिस और माइटोसिस को थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करो तो उसमें डिफरेंट फेजेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट होती है सेंटर में, ठीक है। और एनाफेज जो होती है वो फेज जिसमें ये सेपरेट होते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो इनको बेसिकली जिसके ऊपर ये अटैच होते हैं वो इनको ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचती हैं। तो बेसिक नॉन डिस्टिंक्शन में डिफेक्ट क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिफेक्ट होता है कि उनमें डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से जो है वो क्रोमोसोम्स को जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ नहीं खींचती, जिसकी वजह से वो एक ही साइड पे सारे क्रोमोसोम चले जाएंगे और दूसरी साइड पे जो है वो एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। तो जब सेग्रीगेशन ये ड्यूरिंग बेसिकली एनाफेज में ये सारा प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि द क्रोमोसोमल पेयर या फिर क्रोमैटिड्स वो एक डॉटर सेल में चले जाएंगे एंड द अदर डॉटर सेल जो होगा वो खाली रह जाएगा, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्शन आप लोगों को पता है में अगर ड्यूरिंग पैटर्नल या फिर पैटर्नल गैमेटोजेनेसिस उसमें होती है। द क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नॉर्मली पेयर्ड होते हैं और इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो उनमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे और एक पेयर जो होगा +2 एक्स क्रोमोसोम्स, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम भी देते हैं। इसी तरीके से नॉर्मल मेल की अगर हम बात करें तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे प्लस 1 क्रोमोसोम जिसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये बेटा आप लोगों को नॉन डिस्टिंक्शन दिखाई दी है जो मेन कॉज है क्रोमोसोमल एबनॉर्मल न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। ये एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस दोनों में दिखाई दी है, ये मेल में है और ये फीमेल में। एबनॉर्मल मियोसिस अब फीमेल में जो है वो एबनॉर्मल हो रहा है जबकि मेल है वो नॉर्मल हो रहा है। मियोसिस 1 मियोसिस 2 है। तो ये 44 प्लस ये जो है क्रोमोसोमल पेयर है यानी 2n है। 44 प्लस 2 का मतलब होगा कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड नंबर जो है वो क्रोमोसोम्स का सेल के अंदर है, ठीक है। अब जब इनकी सेग्रीगेशन होनी है एनाफेज में तो क्या होगा कि यहाँ पर इस जगह पर नॉन डिस्टिंक्शन हो रही है। असूलन तो ये होनी चाहिए कि हाफ इधर जानी चाहिए हाफ इधर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 22 प्लस 2 24 इधर आ गए हैं और जो है 22 इधर रह गए हैं
तो नॉन डिस्टिंक्शन हुई है। उसके बाद मियोसिस 2 जब इसमें होगी तो इसमें फर्दर जो है ये जो अबनॉर्मल है 2 सेल में जाएंगे और 2 सेल होंगे उसमें जो है वो 22 जो नंबर है क्रोमोसोम्स के वो रहेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें भी 22 प्लस 2 है 2n है, तो इसमें भी 24 हो गया, इसमें भी 24 हो गया, इसमें एक नंबर जो है वो रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से ये है एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल में। नॉर्मल की अगर हम बात करें तो 44 प्लस ये एक्स और ये वाई क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 46 नंबर हो गया। 22 प्लस 1 यानी 23 दोनों में 23 आए। और उसके बाद मियोसिस 2 में इसमें हाफ नंबर जो है ये 23 हर एक में, हैप्लॉइड नंबर जो होगा वो चारों में जाएगा, ठीक है। ऑल स्पर्म्स जो होंगे वो कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। और जब ये इनकी फर्टिलाइजेशन यानी दोनों मिलेंगे, वो साइड जो होगा इसके अंदर आप लोगों को 22 प्लस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि ये 2n है, तो इसका मतलब है 22 प्लस 2 होगा 2, तो इससे टोटल 24 क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो ये 24 और 23 जब ये मिलेंगे तो ये 47 का क्रोमोसोम का ये एक जाइगोट बनेगा। ये अबनॉर्मल जाइगोट है जिसके अंदर 47 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो नॉन डिस्टिंक्शन के तौर पर एक सेल में ज़्यादा है और एक सेल में कम की वजह से न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज जो हैं क्रोमोसोम्स की वो इसकी वजह से हुई है, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्शन का प्रोसेस बेटा आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ है। अ बर्थ डिफेक्ट इज अ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ एनी टाइप, नॉट ऑल वेरिएशंस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो नॉन डिस्टिंक्शन होगी। नॉन डिस्टिंक्शन को हम आगे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि बर्थ डिफेक्ट जो होगा वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन बट नॉट ऑल वेरिएशंस ऑफ डेवलपमेंट आर डिफेक्ट्स और एनॉमलीज, ठीक है। डेवलपमेंट में वेरिएशंस भी हो सकती हैं। आप लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट वेरिएशंस पढ़ी होंगी, जैसे रिब्स की वेरिएशन होगी, एक्सेसरी रिब्स होगी, इसी तरीके से बोन्स की शेप में वेरिएशन हो जाती है। तो इन सारों को हम लोग बर्थ डिफेक्ट्स के तौर पर नहीं लेते, ठीक है। उनको हम लोग एनाटॉमिकल वेरिएशंस के तौर पर लेंगे, ठीक है। तो एनाटॉमिकल वेरिएशंस होती हैं वो कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल बोन्स होती हैं, उनकी शेप वेरी कर सकती है, ठीक है। तो बट नॉट ऑल वेरिएशंस ऑफ डेवलपमेंट आर डिफेक्ट्स और एनॉमलीज, ये बेसिकली वेरिएशन होती है फ्रॉम द एवरेज या फिर नॉर्मल से। अच्छा, अब मेन जो 4 डिफरेंट तरह के जो है वो सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये थोड़ी सी इनकी मेन इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो 4 क्लिनिकली सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकती है। इसमें मैलफॉर्मेशन हो सकती है, डिस्ट्रप्शन हो सकती है, डिफॉर्मेशन हो सकती है और डिस्प्लेसिया हो सकता है, ठीक है। बारी बारी हम सबको देखते हैं। मैलफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, मैलफॉर्मेशन जो है इज ए मॉर्फोलॉजिक डिफेक्ट ऑफ एन ऑर्गन। ऑर्गन का हो सकता है, पार्ट ऑफ एन ऑर्गन, या फिर लार्जर रीजन ऑफ द बॉडी का हो सकता है, ठीक है। और ये बेसिकली मैलफॉर्मेशन जो होती है वो इंटेंसिकली अबनॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑर्गन का या पार्ट ऑफ एन ऑर्गन का कोई जो प्राइमोडियम बना है ऑर्गन का, वो ही शुरू से ही जो बिगनिंग से ही जो है वो अबनॉर्मल बना है, ठीक है। तो intrinsic implies that the developmental potential of the primordium of an organ is abnormal from the beginning, such as chromosomal abnormality of a gamete, यानी गैमेट ही abnormal है तो उसकी वजह से वो साइट और स्पर्म एट फर्टिलाइजेशन, तो आगे से सारा जो होगा वो प्रोसेस जो होगा वो abnormal होगा, ठीक है। तो malformations में intrinsic abnormality होती है, शुरू से ही abnormal बिगनिंग स्टार्ट होती है, डेवलपमेंटल बिगनिंग जो होती है वो एबनॉर्मल स्टार्ट होती है, यानी किसी ऑर्गन का जो प्राइमोर्डिया है वो ही एबनॉर्मल जो होगा, ठीक है। डिस्ट्रप्शन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रप्शन क्या है, मॉर्फोलॉजिक डिफेक्ट ऑफ एन ऑर्गन, पार्ट ऑफ एन ऑर्गन या फिर रीजन, जिसमें क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक ब्रेकडाउन होती है और एन इंटरफेरेंस विद एन ओरिजिनली नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है। इसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजिक ऑल्टरेशंस आफ्टर एक्सपोजर टू टेराटोजन, ठीक है। अब एक्सटेंसिक इसमें इन्वॉल्वमेंट तो वायरसेस होगी, वो जो होंगी डिस्ट्रप्शन जो होगी वो कॉज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन जो है वो एबनॉर्मल फॉर्म या शेप को कहते हैं, ठीक है। डिफॉर्म है यानी किसी कोई भी अपनी नॉर्मल शेप से जो है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ चला गया है। एबनॉर्मल फॉर्म होगी, शेप होगी है या पोजीशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है।
ये मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से हो सकती है, जैसा कि इंट्रायूट्राइन कंप्रेशन इन यूट्रो दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ओलिगोहाइड्रोमियर्स की वजह से। ओलिगोहाइड्रोमियर्स आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को बताया था कि एमनिक फ्लूइड होता है उसमें कम होता है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से अगर बाहर से कोई भी कंप्रेशन होगा तो अंदर जो है एम्ब्रियो को वो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी जो है वो कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन कंप्रेशन इन केस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमियर्स वो इक्वाइनोवेरस फुट या फिर क्लब फुट कॉज कर सकता है। ये आप लोगों ने लोअर लिम्ब में पढ़ा होगा, क्लब फुट बेसिक मीडियली रोटेटेड फुट होते हैं, खास किस्म की उसकी वो होती है, उस वजह से ओलिगोहाइड्रोमियर्स में ये एबनॉर्मलिटी जो होती है वो कॉज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम में न्यूरल ट्यूब जिसमें मेनिंगोमाइलोसील जो कि स्फीयर टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा है, ये भी इंट्रिंसिक फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से फिटल डिफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। लास्ट जो है बेटा डिस्प्लेसिया है। डिस्प्लेसिया जो है एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज एंड इट्स मॉर्फोलॉजिकल रिजल्ट्स। ठीक है, डिस्प्लेसिया बेसिकली आप लोग कह सकती हो एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि नॉर्मल अगर कोई सेल है, सेल की अगर आप बात करो तो सेल अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से बड़ा हो सकता है, टॉलर हो सकता है, नॉर्मल उसकी शेप हो सकती है, उस न्यूक्लियस जो होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर एक न्यूक्लियस है तो उसका साइज जो है वो एनलार्ज हो गया, मतलब एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन जो है वो इसमें डिस्प्लेसिया में आ सकती है। ठीक है, ऑल एबनॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू हिस्टोजेनेसिस आर देयरफॉर क्लासिफाइड एज डिस्प्लेसिया, जिसमें कंजेनिटल एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया की सर्कल दी गई है। ठीक है, this dysplasia is usually non-specific and often affects several because of the nature of underlying cell. अच्छा, अब आप लोगों को जो एक कोई स्पेसिफिक डिजीज होती है, डिजीज एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो प्राइमरी इनिशिएटिंग फैक्टर होगा और प्राइमरी इनिशिएटिंग फैक्टर के बाद एक कैस्केड होगा सेकेंडरी डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशंस का। जैसा कि पॉटर सिंड्रोम है, पॉटर सिंड्रोम में क्या होता है कि लिथोहाइड्रोमियस में होता है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से, लेकिन इसके अंदर रीनल एजेनेसिस और लीकेज ऑफ एमनियोटिक इसके साथ साथ जो है वो हो सकता है। ठीक है, डिस्मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, डिस्मॉर्फोलॉजी इज एन एरिया ऑफ क्लिनिकल जेनेटिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद डायग्नोसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स एनेबल सिंड्रोम रिकॉग्निशन। In identifying these patterns in individuals has improved understanding of the cause and pathogenesis of these conditions। यानी कि अगर कोई डिसीज हुई है किसी को तो उसमें आप उसका स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो डिफरेंट पेशेंट्स में उसी अच्छा बच्चों, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था हमारा, थोड़ा सा बस 1-2 मिनट 5 मिनट के रह गए। इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें बेटा हम लोग कह रहे थे कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो रैंडमली इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं एंड इट अपीयर्स एज अ मास ऑफ सेक्स क्रोमैटिन। ठीक है, तो इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स ऑन वन एक्स क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल्स ऑफ द फीमेल एम्ब्रियोज जो है वो इम्प्लांटेशन के दौरान डेवलप प्रोसेस होता है और एक्स इनएक्टिवेशन इज इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली। इसका बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्लिनिकली क्या है कि ईच सेल फ्रॉम अ कैरियर ऑफ एन एक्स लिंक्ड डिजीज हैज अ म्यूटेंट जीन। ठीक है, तो हर सेल में एक म्यूटेंट जीन होगी जो कि कॉजिंग द डिजीज ऑन द एक्टिव एक्स क्रोमोसोम में डिजीज कॉज करेगी और इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो एज ए कैरियर के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, अनइवन एक्स इनएक्टिवेशन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो डिस्कॉर्डेंस थी वो किस वजह से थी कि अनइवन एक्स इनएक्टिवेशन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस इज वन रीजन गिवन फॉर डिस्कॉर्डेंस इन वैरायटी ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, यानी कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस का आइडेंटिकल ट्विंस है, एक में बर्थ डिफेक्ट प्रेजेंट है, एक में नहीं प्रेजेंट, तो उसकी ये वजह जो है ये अनइवन एक्स इनएक्टिवेशन जो है वो एक्स जीन इनएक्टिवेशन है। ठीक है, genetic basis for this discordance is that one twin preferentially express the paternal X chromosome and the other जो है वो maternal X होगा। ठीक है, अच्छा ये लास्ट है हम लोगों का आज के लेक्चर का एन्यूप्लॉइडी एंड पोलीप्लॉइडी। ठीक है, न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज से रिलेटेड है कि अगर तो क्रोमोसोम का नंबर जो होगा चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर रिजल्ट्स इन एन्यूप्लॉइडी एंड पोलीप्लॉइडी। ठीक है,
तो इससे बेसिकली नंबर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो चेंज होता है। एन्यूप्लॉइडी जो है वो बेसिकली हम उसको कहते हैं कि इट इज एनी डेविएशन फ्रॉम द डिप्लॉयड नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि नॉर्मल नंबर जो है 46 क्रोमोसोम्स है, तो वो अब नॉर्मल से डेविएशन हो गया, वो डेविएशन 45 भी हो सकती है, यानी एक नंबर कम भी हो सकता है, और 47 भी हो सकती है, एक नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, एनी डेविएशन फ्रॉम द डिप्लॉयड नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। तो इन ह्यूमंस दिस डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन एंड clinically significant of numeric chromosomal abnormalities, ठीक है। और an aneuploid is an individual who has a chromosome number that is not an exact multiple of the haploid number, ठीक है। aneuploid हम उस इंडिविजुअल को कहेंगे जिसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होगा हैप्लॉइड नंबर ऑफ 23, यानी कि 45 हो सकता है, 47 हो सकता है, 2n+1 हो सकता है। 2n+1 का मतलब है कि एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो 2n+1 जो होगा वो कंडीशन ट्राइसोमी कहलाएगी। और 2n-1 भी हो सकता है कि यानी एक क्रोमोसोम जो है वो माइनस हो गया, तो इस कंडीशन को हम मोनोसोमी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली नंबर जो है क्रोमोसोम का वो या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो वो एग्जैक्ट जो होगा वो मल्टीपल नहीं होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ 23 की, ठीक है। तो 45 या 47 होगा, तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं 2n+1, तो वो एक नंबर क्रोमोसोम ऐड हो गया, वो ट्राइसोमी बन जाएगा, और 2n-1 तो वो मोनोसोमी कहलाएगा, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी की अगर हम बात करें, तो पॉलीप्लॉइडी जो होती है ऑर्गेनिजम्स विद मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब इसमें सेट्स की बात हो रही है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, इसमें अब सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो जैसे कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है नॉर्मल, उसमें उसको हम 2n का नाम देते हैं। अब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए पॉलीप्लॉइडी, व्हेन देयर 3 सेट्स होंगे तो उसको हम 3n का नाम देंगे, तो वो ट्रिप्लॉइडी हो जाएगा। और अगर 4 सेट्स होंगे तो टेट्राप्लॉइडी, इस तरीके से नंबर इंक्रीज करता जाएगा, 5 होगा तो पेंटाप्लॉइडी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी में बेसिकली जो सेट्स जो होगा क्रोमोसोम्स का, वो जो होता है वो मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उसमें एन्यूप्लॉइडी में नंबर जो होता है वो क्रोमोसोम्स का वो चेंज होता है। कॉजेज की अगर हम बात करें, कॉजेज ऑफ एन्यूप्लॉइडी, तो इसमें प्रिंसिपल कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी जो है वो नॉन डिस्फंक्शन, जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की जो प्रिंसिपल कॉज है वो नॉन डिस्फंक्शन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि results in an unequal distribution of one pair of homologous chromosomes की to the daughter cells, ठीक है। और इसमें होता है कि वन सेल जो होता है उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, अदर सेल में या तो हैज नाइदर द क्रोमोसोम ऑफ द पेयर, ठीक है। एज अ रिजल्ट में भी हाइपोडिप्लॉइड, यानी कि 45x होगा जो कि टर्नर सिंड्रोम में होता है। हाइपर डिप्लॉइड 47 होगा, यानी हाइपो का मतलब है कि एक नंबर डिक्रीज हो गया, 2n-1 हो गया, वो टर्नर हो गया, मोनोसोमी भी इसको। हाइपर डिप्लॉइड का मतलब है कि 2n+1 नंबर इंक्रीज हो गया है, और इसको हम इसमें 47 हो जाएगा, इसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। तो ये ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, ठीक है, मोस्ट कॉमन। एम्ब्रियोस विद मोनोसोमी मिसिंग अ क्रोमोसोम यूजुअली डाई। अब मोनोसोमी वाले जो होते हैं वो में यूजुअली डेथ कॉज हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द एम्ब्रियोस लैकिंग अ सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि 45x होते हैं, स्पॉन्टेनियसली जो होते हैं वो अबॉर्ट कर जाते हैं, ठीक है बेटा। ये था आज का आप लोगों का लेक्चर। जो मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, मेन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो आप लोगों को क्रिटिकल पीरियड पता होना चाहिए, बर्थ डिफेक्ट्स का, टेरिटोजेनेसिस का, वो इसमें आप लोगों का जो चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया वो इम्पोर्टेंट, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें 3 चीज़ें हैं कि कौन से पीरियड में मेजर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, पोस्ट में माइनर होते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉजेज जो है बर्थ डिफेक्ट्स की वो पाई चार्ट आप लोगों को बताया, तो उसी से आप लोग बेशक याद कर लो कि 50 to 60% अननोन होती है, और बाकी जो उसके हिसाब से परसेंट के हिसाब से। उसके बाद डिफेक्ट्स कॉज बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर्स, बर्थ डिफेक्ट कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स को हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया है, इसमें हम लोगों ने क्रोमोसोमल जो चेंजेस हैं वो स्ट्रक्चर में आ सकती हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस हो सकती हैं। तो न्यूमेरिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हम लोगों ने स्टार्ट की, जिसमें हमने एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी को पहले डिस्कस किया, मोनोसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होती है, नॉन डिस्टिंक्शन इसकी मेन कॉज है। और उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें हम बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर्स को ही हम लोग डिटेल में करेंगे, सारा उसको कवर करेंगे, जिसको हम टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।
तो ये तो था आप लोगों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो बेशक बेटा पूछ लो, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिपीट कर देंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन नहीं तो फिर हम लोग जो है ना लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ओके इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको जेनेटिक फैक्टर्स, बर्थ डिफेक्ट्स कॉज बाय जेनेटिक फैक्टर्स इंशाल्लाह थर्सडे को लेक्चर है आप लोगों का मेरे साथ, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा वो सैटरडे होगा, उसमें हम बर्थ डिफेक्ट कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।